तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं सेंटर ऑफ मास। तो देखिए, सेंटर ऑफ मास का मतलब समझते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर होता है तो उस ऑब्जेक्ट में अगर तुम जूम करके देखो तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और तमाम सब एटॉमिक पार्टिकल से बनता है, फिर एटम बनता है, फिर एटम से मॉलिक्यूल बनता है और वो मॉलिक्यूल पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है, तब जाके एक दिखने लायक मटेरियल बन के हाथ में आता है। जैसे अगर हम इस पेन को देखें तो इस पेन का जो ओरिजिनल कंपोजिशन है वो एक्चुअली मॉलिक्यूल्स हैं। ये कोई ना कोई प्लास्टिक होगा, ये कोई ना कोई, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा ना वो कुछ ऐसा होगा, पॉलीथाइन ऐसे करके कुछ होगा लंबा सा, क्योंकि पॉली है ये, ठीक है। पॉलीथीन को पॉलीथीन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन मॉलिक्यूल्स भरे होते हैं, ठीक है। हमारे पास एक पॉलीथीन यूज होता है, पॉलीथीन बैग्स। अब होता क्या है कि कार्बन के पास एडवांटेज होता है कि वो कई सारे लंबे लंबे बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन अदर लोग नहीं बना सकते। इसीलिए मोस्टली मटेरियल में जो फिजिकल मटेरियल प्रेजेंट है उसमें कार्बन होता ही होता है, मोस्टली में, ठीक है। हम मटेरियल की बात कर रहे हैं, वो एलिमेंट की बात नहीं कर रहे। अब कॉपर के अंदर कार्बन नहीं होगा बेटा, कॉपर एक सेपरेट मटेरियल है, लेकिन जब हम कोई मटेरियल बनाते हैं जैसे बैग, कपड़ा, ये वो जब बन जाता है तो उसमें कार्बन रहता है। अब कोई सोचे कि सर गोल्ड के अंदर कार्बन क्यों नहीं है, तो गोल्ड अलग एलिमेंट है, उसमें थोड़ी ना कार्बन होगा। अब गोल्ड, लेकिन बाकी दुनिया में जो देखो, ऐसे देखो जो कुछ हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें से गोल्ड और सिल्वर ये सब हटा दो, कान में पहनने वाला, तो बाकी जो भी सब कार्बन ही है, ठीक। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक ये है कि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे आप किसी मीटिंग में जाइए, किसी कवि सम्मेलन में जाइए, कहीं भी पिक्चर देखने जाइए, तो पिक्चर में कोई मेन एक्टर होता है और कोई मेन विलन होता है, बाकी लोग साइड होते हैं। ठीक वैसे ही सेंटर ऑफ मास में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ऑब्जेक्ट में, आप उसका शेप पहले देखिए, वो शेप किसका है। ट्रायंगुलर शेप है, सर्कुलर है, एलिप्टिकल है, मतलब वो कैसा शेप है, 3D है, 2D है। शेप डिसाइड होने के बाद उस शेप में कहीं पर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट हमेशा नहीं होता, मिड पॉइंट हमेशा नहीं होता। वो अगर मान लो इधर मास ज्यादा लटका दें हम तो थोड़ी ना मिड पॉइंट होगा। अब देखो यहां पर जिस पॉइंट पर ये पेन टिक गया, अगर मान लो हम इस उसी पॉइंट पर एक पेन यूज करें, पेन यूज करके टिकाएं, टिक जाएगा। अगर हवा ना हो तो टिक जाएगा बेटा। यहाँ पे हवा है ना, इसलिए नहीं टिक रहा है, हवा है और मतलब सही तरीके से हम उसको जज नहीं कर पा रहे, तो टिका हुआ है ना हल्का सा, तो सेंटर ऑफ मास है वहां पर। अगर किसी इंसान को टिकाना हो तो उस इंसान की पूरे बॉडी को स्ट्रेट कर दीजिए, पूरा टेप से उसको बांध दीजिए, पूरा टेप, जैसे मम्मी लोग नहीं बनते थे पहले, और फिर उसको आप जगह जगह पे कुछ लगा के चेक कीजिए वो कहाँ पे टिक रहा है, वो टिक जाएगा। तो जहां पे वो टिका वहां पे सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है। हाँ उठाओ एक मिनट, तुम तो उठा लोगे। वैसे ही अगर कोई चीज आपको चेक करनी है कि उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है, तो आपको उठा के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो चीज तुम वही कर सकते हो ना जो अपने औकात में हो। सेव को बैलेंस कर लो, केला बैलेंस कर लो, नाशपाती बैलेंस कर लो, फोन बैलेंस कर लो, ठीक है। ऐसी चीज थोड़ी बैलेंस कर लेंगे। अगर जीप को बैलेंस करोगे क्या? मोटरसाइकिल बैलेंस करोगे? अगर ऐसी चीज बैलेंस करनी हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जानेंगे कि मोटरसाइकिल में मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेंगे। मतलब कि अब हेल्प करेगा मैथ। जिस बच्चे को मैथ पता है वो बैठे बैठे बता देगा 10 मिनट में कैलकुलेट करके कि इस मोबाइल का सेंटर ऑफ मतलब बाइक का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा। देखो कैसे बता देगा वो। जब वो टायर बना रहा होगा लड़का या जो भी इंजीनियर, तो टायर का सेंटर ऑफ मास बीचों बीच आएगा। तो 2 टायर लगे हुए हैं, तो एक टायर का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, एक टायर का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ठीक बीच बीच में। अब उसके बाद इंजन जो चीज बनाया होगा उसका भी सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होगा, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। सीट, गद्दी, उसका सेंटर ऑफ मास, हैंडल, जो हारन लगा हुआ है, ये सब का सेंटर ऑफ मास। अब इतने सारे सेंटर ऑफ मास हो गए, अब उनका रिजल्टेंट जो होगा वो फाइनल सेंटर ऑफ मास होगा। मतलब हम लोग को इस चैप्टर में पहले तो ये सीखना है कि वो डिफिनीशन क्या होता है सेंटर ऑफ मास का। फिर ये सीखना है कि अगर ढेर सारे पॉइंट्स दिए हों तो उनका सेंटर ऑफ मास फाइनल कैसे निकालेंगे, राइट। तो सेंटर ऑफ मास हम लोग यहाँ पर जो सीखने वाले हैं वो 2D के लिए सीखेंगे, 3D के लिए नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो यहां से हम चैप्टर शुरू करते हैं कि सेंटर ऑफ मास का डिफिनीशन क्या है, ठीक। अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग यहां पे जाएंगे कि अगर ज्यादा पार्टिकल्स पड़े हों उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब मान लो कि यहां पर तुम्हारा x एक्सिस है, यहां पे तुम्हारा y एक्सिस है। अब मान लो एक पार्टिकल यहां पड़ा है जिसका मास m1 है, एक पार्टिकल यहां पड़ा है जिसका मास m2 है, एक पार्टिकल यहां पे है जिसका मास m3 है। चलो मान लो एक तो किसी को कहीं और भी दे दो, मान लो एक को यहां दे दो,
इसका मास m4 है, ठीक है। अब हम जानना चाहते हैं कि अब जैसे मान लो कि जैसे हम बाइक का एग्जांपल दिए थे, तो बाइक में ये टायर हो गया, यहाँ पे इसका इंजन लग गया, यहाँ पे वो जो भी है वो बैठ गया, बाइक का ये हैंडल लग गया, बाइक इधर जा रही है। तो इसका अगर हम सेंटर ऑफ मास बताएंगे तो डंडा लेके बता देंगे देखो भैया यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है। लेकिन अगर हमको मैथ से बताना है कि कितनी दूरी पर है, तो तुम इसके सर के हिसाब से बता सकते हो कि इतना नीचे सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से बता सकते हो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है। मतलब कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा शुरुआत में जहाँ से मेजर करेंगे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें एक्स वाई एक्सिस हम पहले इससे ड्रॉ कर दिए हैं क्योंकि हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताएंगे सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। तो हमको ये जानना पड़ेगा कि इस सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है। तो ये एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हम मान रहे हैं वो x1 0 मान रहे हैं कॉमा लगा के। अब m2 जो है वो प्लेन में है, तो इसमें x कोऑर्डिनेट भी होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हम x2 y2 मान रहे हैं। अब इसमें xy प्लेन में है, इसका कोऑर्डिनेट हम -x3 y3 मान रहे हैं, ठीक है, कॉमा कॉमा डाल देना। अब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये देखो y एक्सिस पे है, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा 0 y4 आएगा। अब हम इन सारे पार्टिकल के हिसाब से ये जानना चाहेंगे कि फाइनल कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, ठीक है। मतलब पूरा सेंटर ऑफ मास, अब मतलब इमेजिन करो कि तुम ना एक हैवी ऑब्जेक्ट यहाँ रखे, एक हैवी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिए। अब इसको तुम पतला बहुत पतला एकदम लाइट प्लास्टिक के सीक से चिपका दो, ऐसे ही चिपका कर इसको बाहर ले आओ, ठीक। इसको एकदम हल्का सा पतला सा पन्नी लगा दो। तुमको याद होगा पन्नी जो शादी वादी में जब मिठाई जाता है तो उसको पन्नी से ढक देते हैं ना, लाल पीले पन्नी से प्लास्टिक के, इमेजिन करो उससे पूरा ढक दिया गया। अब इसको बोर्ड पर से उठा के बाहर ले आओ, ठीक। अब टिकाओ कहाँ पे टिकेगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो वो पॉइंट खोजना है, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो अब ये हो गया सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, मोर देन वन पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं। कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे अगर इक्वल मासेस हैं तो सेंटर ऑफ मास, अगर 2 इक्वल मासेस हैं तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच आएगा। अगर एक मास हैवी हो गया तो सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको निकालने का जो मेन, देखो फॉर्मूला हम तुरंत लिख देंगे। इसका जो फॉर्मूला बनेगा देखो वैसे बनेगा कि अगर आप पूरे सेंटर ऑफ मास का वो निकालना चाहते हैं, इस पूरे का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो कहाँ पे आएगा, मतलब उसका हम एक्स कोऑर्डिनेट बार, मतलब बार का मतलब सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, वो पॉइंट यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको m1 मतलब जो m1 मास है उसके x1 से मल्टीप्लाई करना होगा, m1 x1 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक। जो m2 मास है उसको x2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक। जो m3 मास है उसको x3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जो m4 है उसको 0 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि वो x की वैल्यू 0 है वहां पे। ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे माइनस था। अब उसके बाद आपको इस पूरे मास को आपस में जोड़ना होगा कि कितना हैवी है, पूरा सिस्टम कितना हैवी है। मतलब m1 m2 m3 m4 को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो आंसर आया उसको यहाँ पे आप डिवाइड कर दीजिए, मतलब यहाँ पर आप समेशन m कर दीजिए, या फिर इसको आप लिख दीजिए m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अब ये जो आंसर आएगा, ये जो फाइनल आंसर आएगा, ये आ गया ओरिजिन से x। या तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा या तो ये आंसर नेगेटिव आएगा, राइट। अगर ये पॉजिटिव आया तो इस साइड, अगर नेगेटिव आया तो इस साइड। सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट मिल गया, सेम y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा अगर आप x1 x2 x3 x4 को y से रिप्लेस कर देंगे। मतलब इनके y कोऑर्डिनेट्स खोजिए और रिप्लेस कर दीजिए। मतलब y कोऑर्डिनेट क्या है, m1 का y कोऑर्डिनेट 0 है तो m1 इंटू 0 कर दीजिए, प्लस m2 का y कोऑर्डिनेट m2 है तो m2 y2 कर दीजिए, फिर m3 का y कोऑर्डिनेट y3 है तो m3 y3 कर दीजिए। अब m4 का y कोऑर्डिनेट y4 है तो m4 y4 कर दीजिए। अब इसको भी डिवाइड कर दीजिए, टोटल जो जैसे यहाँ पे डिवाइड हुआ ना, जैसे ठीक वैसे ही आप यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, पूरे मास को ऐड करके डिवाइड कर दीजिए। अब ऐसे y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया। अगर आपको x y कोऑर्डिनेट पता है तो आप उसको लोकेट कर सकते हैं ना, वो पॉइंट कहाँ पे है। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका। बस इतना ही होता है इसमें। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है इस मेथड का। इस मेथड का प्रॉब्लम ये है कि इससे वही सेंटर ऑफ मास निकल पाएगा जो अलग अलग जगह पे रखा हुआ है, ठीक। लेकिन इससे वो सेंटर ऑफ मास नहीं निकल पाएगा जो यूनिफॉर्म टाइप का, जैसे कोई प्लेट हुआ, जैसे मान लो कि अब मान लो कि कोई सांप है, सांप स्नेक। अब वो स्नेक ऐसे ऐसे जमीन पे मरा हुआ स्नेक है मान लो, तो अब वो ऐसे करके कहीं मर गया होगा, तो वो ऐसे उसकी बॉडी होगी, तो अब उसका सेंटर ऑफ मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पता तो है नहीं, ठीक। तो ऐसे चीज का, अब जैसे मान लो
कि तुम्हारे पास कोई ऐसी प्लेट है जो ऐसे है। अब इसका सेंटर ऑफ मास तो पता कर नहीं पाएंगे, इसका इससे नहीं, क्योंकि इससे मास डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं है, मतलब पार्टिकल वाइज मास नहीं है ना इसमें तो पूरा मास है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, ऐसे पार्टिकल वाइज मास नहीं है। अब दिक्कत हो जाएगी इसमें, तो डोंट वरी, इस तरह की चीजें आपसे 11th में या IIT में नहीं पूछी जाएंगी। आपसे क्या पूछा जाएगा? पेट सिलेबस। पेट सिलेबस क्या होता है? जो हर साल के लिए आता है, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, बेसिक पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है, वो खटाखट सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से। एग्जांपल के तौर पे जब भी ट्रायंगल दिखेगा, सॉरी रेक्टेंगल दिखेगा, आप बीच में कर दीजिएगा सेंटर ऑफ मास, उसका हमेशा बीच में ही आएगा उसका। यहां पर मटेरियल प्रेजेंट हो या यहां पर मटेरियल प्रेजेंट ना हो, डज नॉट मैटर, वो यहीं पे आएगा, ठीक। अगर ये सॉलिड सरफेस है तब भी वो सेंटर ऑफ मास यहीं पे आएगा, चाहे ये बीच का खाली हो चाहे सॉलिड हो, सेंटर ऑफ मास यहीं पे आएगा, ठीक है। सर्कल का भी सेंटर ऑफ मास वहीं पे आएगा। हाँ जी बेटा, अभी तुरंत नहीं, वो सब बीटेक में पढ़ेंगे आप, जो हम पहले बनाए थे इसके डायग्राम, वो सब बीटेक में पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें तरीका होता है निकालने का। अब देखो, अगर मान लो कि आपको ट्रायंगल पढ़ना होता है, तो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, वो जानना पड़ेगा। तो अब बीच में तो बेटा यहाँ कहाँ आएगा, वो जानना पड़ेगा। तो ये सब आपको याद रखना पड़ता है कि सेंटर ऑफ मास निकाल दे कैसे हैं। अगर मान लो ट्रायंगल में सेंटर ऑफ मास निकालना है और आप फॉर्मूला भूल गए, तो तड़ाक से काम कीजिए, यहाँ पर आप एक्स वाई एक्सिस बना दीजिए, ठीक। तो मास 1 यहाँ पे, मास 2 यहाँ पे, मास 3 यहाँ पे रख दीजिए और इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व कर दीजिए, फटाक से आंसर आ जाएगा इसका, ठीक। तो हम लोगों को सेंटर ऑफ मास याद करना पड़ेगा। कुछ खास शेप जो होते हैं उनका सेंटर ऑफ मास हम लोग रट के बैठ जाते हैं, ठीक। और उसके बाद देखो रटते कैसे हैं हम दिखाते हैं, उसमें कुछ चीज़ें बता देते हैं। और जो टफ चीज़ें होंगी, जैसे IIT में जब क्वेश्चन आएगा तो वो क्या करेंगे ना, वो लोग एक सेंटर ऑफ मास देंगे, दूसरा सेंटर ऑफ मास देंगे, कंबाइन करके बोलेंगे इसका फाइनल सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा। तो उसका ट्रिक सिंपल सा है, सेंटर ऑफ मास जब भी निकालना होगा हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अगर 2 सेंटर ऑफ मासेस पता है, ये पता है, 2 पे सवाल बन रहा है, तो ये लिखो, ये मत लिखो, 2 मासेस को डिवाइड कर दो, x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, इस पर बेस्ड सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको मेरेज करते हैं और दिमाग में आ गया ये फॉर्मूला क्या है, दिमाग में आ गया, mx से mx है, mx मैक्स, ट्रिक याद रखो, मैक्स माई मैक्स, ठीक है। तो माई मैक्स से याद रखो, माई मैक्स से फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। नीचे में m रहेगा। अब चलो यहाँ पे बना देते हैं, चलो देखो यहाँ पर एक मास है, ये टी शेप है, ठीक। एक्चुअली जब आप बीटेक करने जाएंगे ना, तो जो बीम्स होती हैं, जो बार्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, उनके ऊपर लोड पड़ता है। जैसे ये जो घर बना है, ये घर जो बना है, इसमें कौन सी शेप का बीम लगा है, रेक्टेंगुलर लगा है, टी शेप लगा है, जेड शेप लगा है। जब जहाज बन रहा है तो उसमें क्या लग रहा है, जब आप देखेंगे ट्रक जाती है, तो ट्रक आप देखेंगे 2 टायर आपस में कनेक्टेड हैं, तो किस तरह के बीम से कनेक्टेड हैं, 2 ट्रक आगे पीछे कैसे, तो उस शेप का सेंटर ऑफ मास, मतलब ऐसी चीज़ें। तो ये मान लो कोई दिया हुआ है, मास m1 m2 m3 m4 दिया हुआ है, चलो इसका मान लिखते हैं। चलो मान लो ये 2 kg है, ठीक है, सब मान लो ये 2 kg है, ये 3 kg है, ये 4 kg है और ये 5 kg है। हमको अब देखो, मान लो ये 1 मीटर लेंथ है, ये 2 मीटर लेंथ है, ये 3 मीटर लेंथ है, ठीक है। अब हमको जानना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा। तो एक बार ध्यान रखो, इसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर भी कहीं आ सकता है, इस पर भी कहीं आ सकता है, यहाँ और यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। कोई फिक्स नहीं है कि वो उसी पर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक ना। दिमाग में ये चीज रखना है कि इसी लाइन पे आएगा, इसी लाइन पे आएगा। अच्छा मान लो तुम लोग इसका सेंटर ऑफ मास फटाक से बता दोगे, अगर हम इस देखो फिलहाल ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 3, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल तो है नहीं, लंबा थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, ऑकवर्ड दिख रहा है। अगर मान लो इसको हम सिमेट्रिकल करते हैं, फटाक से आंसर बता दोगे तुम लोग। देखो ये देखो, ये हुआ तुम्हारा, मान लो ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये भी लेंथ मान लो 2 की है, ये पूरी लेंथ 2 की है, एकदम बीचों बीच 1 से हम इसको भी 2 का ड्रॉ कर रहे हैं, ये लेंथ 2 का हो गया। अब यहाँ पर हम इसको लगाने जा रहे हैं एक मास, ठीक। चलो इसको भी 2 का नहीं करते हैं, इसको भी 1 का कर देते हैं, ये 1 का कर देते हैं। अब इसका सेंटर ऑफ मास बताना है, ये भी 2 का मास है, ये भी 2 का मास है, ये भी 2 का मास है, ये लेंथ 1, ये लेंथ 1, ये लेंथ 1। अब इसका सेंटर ऑफ मास तुम लोग फटाक से बता दोगे, बिलीव मी। सोचो कैसे बता दोगे, एक बार के लिए सोचो, कहाँ आएगा इसका लोकेशन, सोचो बेटा। चलो हम इसमें पॉइंट्स बना के इस पे ऑप्शन देते हैं। ये है तुम्हारा पॉइंट ए पर आएगा, ये है पॉइंट बी पर आएगा, ये है पॉइंट सी पे आएगा, इस जोन में आएगा तो उसको तुम पॉइंट डी बोलो, इस जोन में आएगा तो पॉइंट ई बोलो, यहाँ पे आएगा तो पॉइंट एफ बोलो।
मतलब इसके बीच में आएगा तो तुम लोग क्या सोचते हो, बताओ कहां पे आएगा? लगभग सारे बच्चे कुछ ना कुछ आंसर दिए हैं। देखो ये दो और ये दो सिमेट्रिकल मास हैं, इनका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच आएगा। अब अगर इसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच आएगा तो अब उसके साथ अगर ये जुड़ गया तो अब यहां पे एक नया ऑब्जेक्ट बन गया कि इसका और इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा। तो अब देखो बीचों बीच एफ में तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये और ये मिलकर के 4 बनेंगे। ठीक, वो छोड़ो, वो अलग बात है कि कौन कितना हैवी बन रहा है, हम हैवीनेस की बात नहीं कर रहे, लेकिन एफ के थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, तुमको क्या लगता है? बी है। इसका आंसर है एफ के थोड़ा सा ऊपर आएगा, एफ के थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, लेकिन हम एफ दे करके आप लोगों का चेष्टा को धर्म चेक कर रहे थे। ठीक है, लेकिन एफ का आंसर जिस तरीके से तुम बोले हो वो एकदम सही बोले हो, लेकिन थोड़ा सा ऊपर इसलिए आएगा क्योंकि जब आप इसका सेंटर ऑफ मास देखेंगे ना बेटा, तो हाँ हम थोड़ा समझ गए थे कि तुम सही पकड़ रही हो। ये 2 और 2 4 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे जब आएगा तो 4 के बराबर आएगा। तो 4 और 2 का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में तो आएगा नहीं, थोड़ा सा 4 की तरफ आएगा। मतलब बी और एफ के बीच में समवेयर, वी आर नॉट श्योर वेयर, समवेयर बिटवीन बी एंड एफ। तो दोनों सही है क्या बेटा? बी है। नहीं बेटा, बी और एफ सही कैसे है? अगर कोई बोले कि हाँ सर हम बनारस में रहते हैं, कोई बोले सर हम चंदौली में रहते हैं, तो मुगल सराय में रह रहा है, तो मुगल सराय को तुम चंदौली में दोनों मान लोगे? अब देखो ये एफ नहीं है, ये एफ और बी के थोड़ा सा बीच में है। ठीक है, अब देखो इसमें तो समझ में आ गया कि आंसर कहां पे आएगा। अब जरा आप लोग अपने तर्क का इस्तेमाल कीजिए, ये थोड़ा टफ है, जरा इसके बारे में सोचिए कि इस जोन में कहीं पे आएगा, इस पूरे जोन को मतलब इस पूरे लाइन को हम ए लिख रहे हैं, इस पूरे लाइन में कहीं पर आएगा उसको बी लिख रहे हैं, इस पूरे लाइन पर कहीं पे आएगा उसको हम सी लिख रहे हैं, इस क्वाड्रेंट में कहीं पे आएगा उसको हम डी लिख रहे हैं, इस क्वाड्रेंट में कहीं पे आएगा उसको हम ई लिख रहे हैं। आप लोग को क्या लगता है? आप लोग सोचिए उस बारे में। देखिए हम यहां पर इस क्वेश्चन को चलिए मैथ से लगाना चाहते हैं। ठीक, आप लोग जो सोच रहे हैं उस पर हम आते हैं कि आप लोग सोचेंगे कैसे। आप लोग ऐसे सोचेंगे कि यार देखो ये 2 है, ये 4 है, तो ये मास ज्यादा है। ठीक, ये अगर मास ज्यादा है तो अगर मान लो ये पूरी लेंथ कितनी है, 3 मीटर की लेंथ है पूरी लेंथ। देखो बेटा ये 1 मीटर 2 मीटर पूरी 3 मीटर की लेंथ है, तो मान लो ये मास 2 kg है, ये मास 4 kg है, तो एग्जैक्टली 1.5 पे तो आएगा नहीं, थोड़ा सा उस साइड ही आएगा सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इस साइड आएगा। ठीक, तो इसका मतलब इसके और इसके कॉम्बिनेशन, सॉरी हम इसको गायब कर देते बीच में से, माय मिस्टेक। पहले इसको लो, 2 और 3 का सेंटर ऑफ मास, 2 और 3 का सेंटर ऑफ मास 3 के साइड आएगा, थोड़ा सा 1.5 पर तो आएगा नहीं, थोड़ा सा इधर आएगा। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डांक ही जाएगा, इधर ही आएगा कहीं पर। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे कहीं पे आ रहा है। ठीक है, तो अब इसका निकालोगे तो इधर ही कहीं ना आएगा, इसका निकालोगे तो इधर कहीं आएगा ना बेटा। बेटा आप समझ रहे हो? मतलब मान लीजिए कि फाइनल सेंटर ऑफ मास यहां पर आ गया, जस्ट इमेजिन, तो इसका ये और इसका निकालना बाकी है ना, अब तो इधर ही कहीं आएगा, इसी लाइन पर, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो, यहीं पे कहीं लाइन पे आएगा। हाँ, तो इसका करेंगे तो उसमें भी तो आएगा। नहीं बेटा, आप इसका करेंगे तब यहाँ पे आएगा ना। हम सिर्फ इसका 4 का इससे नहीं कर रहे हैं, उन तीनों का जो फाइनल मास आया है वो यहाँ पे आएगा। हम जबरदस्ती थोड़ी यहाँ कर देंगे। आप ये बताइए 2 और 3 का सेंटर ऑफ मास इस साइड आएगा या इस साइड आएगा? 3 के साइड आएगा। अब 3 और 4 का निकालेंगे तो उसका तो और उस साइड आएगा, तो फाइनली सेंटर ऑफ मास इसी साइड आया ना, तो वहीं से निकालेंगे। अब जो फाइनल आ चुका है, अगर आना होता तो उसी साइड आ जाता, अपने आप ही साइड आ जाता, लेकिन अपने आप तो आया नहीं इस साइड। अब हम आपसे ये कहते हैं मैथमेटिकली ये कैसे फाइंड किया जाए। ठीक है, अब देखो मैथमेटिकली ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को ना ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए हमको पहले ये सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम को उठा करके, ये जो एक्स वाई का सिस्टम है, मतलब ये मासेस नहीं, हम इस सिस्टम को उठा करके एक्स वाई सिस्टम हम रखेंगे। अब देखो कुछ टीचर्स इस सिस्टम को यहां रख सकते हैं, मतलब वो यहां पे ओरिजिन मान सकते हैं, तो ये वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, कुछ टीचर्स यहां पे ओरिजिन मान सकते हैं, कुछ टीचर्स यहां पे ओरिजिन मान सकते हैं, कुछ टीचर्स यहां पे ओरिजिन मान सकते हैं। कहीं ओरिजिन मानो वो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कहीं भी ओरिजिन मानो फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे आसान तरीका है कि अगर हम लोग ओरिजिन यहां मान लेते हैं इस वाले एक्सिस पे, तो वाई कोऑर्डिनेट अपने आप 0 हो जाएगा, सारे मासेस का वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा।
तो कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट निकालना, ठीक है। क्योंकि ये तीनों लाइन अगर एक्स पर आ जाती है ना, ये तीनों मासेस अगर, मतलब ट्रिक बता रहे हैं, माने को कहीं मानो। सबसे आसान मानना क्या होगा कि अगर हम इसको तीनों पर हम एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, मतलब ये मान लेते हैं ये तुम्हारा 2 किलो का मास है, ये तुम्हारा 3 किलो का मास है, और ये तुम्हारा 4 किलो का मास है, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये तुम्हारा 5 किलो का मास है। बस हो गया काम। अब इस मास के लिए जो वाई कोऑर्डिनेट है 0 है, इसके लिए वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसके लिए वाई कोऑर्डिनेट 0 है। वाई कोऑर्डिनेट सिर्फ इसके लिए मिला हुआ है, तो वाई कोऑर्डिनेट में देखो तो 1 2 3 ऐसे 0 हो जाएगा, खाली M4 को सॉल्व कर देंगे, डिवाइड टोटल मास कर देंगे, आ जाएगा वाई कोऑर्डिनेट फटाक से आ जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट में हम लोग सॉल्व करेंगे। अब लेंथ भी देखो कितना दिया हुआ है, तुम्हारा ओरिजिन कहाँ पे माने हो, ओरिजिन यहाँ मान लिया ना बेटा, ओरिजिन अगर यहाँ मान लिए तो यहाँ से इस साइड 1 जो है वो -1 हो जाएगा, राइट, समझ आया, वो इस साइड लेफ्ट में आ गया ना। अब ओरिजिन यहाँ माना गया है, देखो ओरिजिन यहाँ पे 3 पर है, तो इसके उधर 4 है वो 2 पर है, तो ये +2 है, कोई दिक्कत नहीं है, +2 मीटर। अब वहाँ से नीचे आओ, वहाँ से नीचे आओ, तो नीचे आओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, -3 हो जाएगा, राइट। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, चलो एक्स बार निकालते हैं, एक्स बार निकालते हैं। M1 किसी, चलो इसको M1 मान लेते हैं, ठीक है, M1 मान लेते हैं, M1 M2 M3 M4 ऐसे मान लेते हैं। M1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स बार निकाल रहे हैं तो x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी गुड। तो 2 और -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 हो जाएगा। दिक्कत हो रही बताना। सर वो 2 तो 0 हो गया ना, तो 0 हो जाएगा ना सर। देखिए बेटा, ये 2 कैसे 0 होगा बताइए, ये तो मास है, मास तो 0 होगा नहीं, मास का कोऑर्डिनेट ही 0 होगा ना, तो जो जिसका कोऑर्डिनेट 0 वो 3 है, इसको ओरिजिन पे रखे हैं, 3 मास को ओरिजिन पे रखे हैं, 2 मास का कोऑर्डिनेट तो होगा ना, 2 मास में कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई 0 है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है एक्स निकालने का, M1 x1, तो M1 मास इसको माने हैं, x1 की वैल्यू -1 है क्योंकि इधर है, M2 मास इसको माने हैं, M2 का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि ओरिजिन पे है, ठीक। M3 मास इसको माने हैं, इसका कोऑर्डिनेट +2 है क्योंकि इस साइड है, बस मल्टीप्लाई करना है, एक्स बार निकालो, M1 का x1 से, 2 का -1 से, तो -2 आ जाएगा, फिर M2 का x2 से 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 है, फिर M3 का x3 से, M3 का इससे, तो M3 ये है, 4 × 2 हो जाएगा, तो +8 हो जाएगा, डिवाइड बाई इन तीनों मास को ऐड कर दो, सॉरी चौथे मास का भी एक्स कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा, तो चौथे मास का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि वो इसी पर पड़ा हुआ है, ठीक है बेटा। चौथा मास 5 kg का है, तो इसको लिख दो 0। अब जाके ये कैलकुलेशन सही हो गया। अगर 3 ही लिखते बाई मिस्टेक ये छूट गया होता तो नीचे सम करने में भी छूट जाता, 4 मास का सम करना पड़ेगा ना, चारों का निकाल रहे हैं ना, तो 2 3 5 5 4 9 9 9 5 14, ठीक है, यहाँ पे 14 लिखना पड़ेगा, तो ये आपका 6/14 आया। अब इसको आप जरा उसमें देखिए तो 6/14 डेसिमल में निकालिए कितना आ रहा है, 14 चौके 56, 0.4 आएगा समथिंग, राइट, 0.4 समथिंग आ रहा है, हाँ सर। ठीक है। अब देखो 0.4 आ रहा है ना इसके बाद यहाँ कहीं, तो हम लोग का मानना सही था, उस साइड आएगा, तो ये यहाँ कहीं पे 0.4 पे आएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया 0.4, चलो मिल गया, सेव कर लेते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे इतना होगा, 0.4 आएगा समथिंग। अब ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अब हम लोग वाई कोऑर्डिनेट इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आपको हम फाइनल आंसर बताए थे कि यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, तो जब यहाँ पे कहीं आएगा तो कितना नीचे आएगा, यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब कितना नीचे आएगा, वाई के लिए जाननी पड़ेगी ना कितना नीचे आ रहा है, तो उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो जब वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग वाई का लिखेंगे, तो देखो M1y1 0, M2y2 0, M4y4 0। अब इसको हम लोग लेते हैं 5 × -3, तो ये कितना हुआ -15। अब इसको पूरे मास से मल्टीप्लाई करो, पूरे मास कितना है 14 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो -1.7 आ रहा है बेटा, ठीक है, अच्छा ओके, तो जो भी आ रहा होगा इसको हम लोग चेक कर लेंगे। तो -1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो अब देखो ये पूरा कितना है -3 है, तो अगर ऐसे ऐसे कट कर देते हैं तो -1 पॉइंट समथिंग यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, और यहाँ कहीं तुम्हारा वो आ रहा है, तो यहाँ पर तुम्हारा सेंटर ऑफ मास आएगा, तो लगभग कुछ सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं आ रहा है, राइट, इस पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास लगभग कहीं आ रहा है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये वाला है जो कि पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट ये वाला जो कि नेगेटिव है, मतलब कि अगर हम कोई टी सेक्शन में मासेस ऐसे भरते हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे आएगा, लेकिन जब सारे मास सिमेट्रिकल कर दें और सारे लेंथ सिमेट्रिकल कर दें तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ रहा था, राइट, समझ में आ गया चेंज करके, ओके वेरी गुड। तो अब ऐसे लोग सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास निकला है ये टूटे हुए पार्टिकल्स का निकला है।
अभी हम लोग ये समझेंगे कि अगर कोई प्लेट दिया हो, कोई शेप, प्रॉपर शेप दिया हो, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा। तो उसके लिए आप लोगों को एक हम लिस्ट दे देंगे, वो एनसीईआरटी में दिया होता है, वैसे भी हम लोग उस लिस्टवा को एक बार रट लेंगे, हो जाएगा कि किस चीज़ का कहाँ पे आता है सेंटर ऑफ मास। जो लिस्ट रटेगा उसका चैप्टर रेडी हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का। अब हम लोग एक नया चीज़ करते हैं, कोलिजन हम पहले पढ़ा दिए थे। कोलिजन से संबंधित एक टॉपिक है जिसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन। अब देखो, इमेजिन करो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए है और कोई ऑब्जेक्ट बी है, ये दोनों ऐसे चल रहे हैं और हम लोग कोलिजन इमेजिन करेंगे। तो ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ये दोनों कोलाइड तभी करेंगे जब ऑब्जेक्ट ए फास्टर होगा। तो ऑब्जेक्ट ए जब इसको, हाँ, ऑब्जेक्ट ए फास्टर होगा तो कहीं ना कहीं जाके कोलाइड हो जाएगा। तो अब देखो, जरा सोचो कि अगर ये चल रहा है 10 से बी और ये चल रहा है 12 से, तभी तो, अगर ये चल रहा है 10 से, ये चल रहा है 12 से, तो ये कितना तेजी से गैप कम कर रहा है? 2 से, राइट? 2 से गैप कम कर रहा है, 2 से गैप कम कर रहा है ना, एक दूसरे के बीच का गैप 2 से कम हो रहा है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कि कितना फास्ट अप्रोच कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से ये अप्रोच कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब देखो, अब हो गया कोलिजन। जब कोलिजन हो गया, इसको ठोक दिया, तो अब ये वाला तेजी से जाएगा और ये स्लो जाएगा। तो अब दोबारा कोलिजन पॉसिबल नहीं है। तो अब ये तेजी से जा रहा है, मान लो जब इसको ठोक दिया तो मान लो अब वो तेजी से जा रहा है, मान लो वो 11 से जा रहा है और ये 9 से जा रहा है, स्लो हो गया। तो मान लो 7 से जा रहा है, वो 11 से जा रहा है, ये 7 से जा रहा है। इसका स्पीड तेज है, उससे लिए धीरे-धीरे फिर स्पीड ज्यादा होगा नहीं इसका भी। क्यों ज़्यादा होगा? इंजन थोड़ी लगा, रॉकेट थोड़ी कि अपना, वो नेचुरल है ना। एक चीज़ फेंको, उसके पीछे दूसरा चीज तेज फेंक दो। अब वो अगर उसको जाके ठोक दिया तो अगर लड़ा तो दुगना नहीं होगा, वो तेज बढ़, वो इसकी स्पीड तेज हो जाएगी और इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी जो पीछे टकराया था। तो अब क्या सिचुएशन है कि अब सिर्फ सेपरेशन बढ़ रहा है, मतलब कि चल ये भी रहा है, चल ये भी रहा है, लेकिन ये लोग कुछ ऐसे चल रहे हैं कि इनके बीच की दूरी बढ़ रही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आपस में बराबर होंगे अगर इलास्टिक कोलिजन है। लेकिन रियल लाइफ में कोलिजन इलास्टिक नहीं होता, रियल लाइफ में नहीं होता, इनइलास्टिक होता है। तो अब उसके लिए हम लोग जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, यही वो चीज़ दर्शाता है। इसी को हम कहते हैं ई से दिखाते हैं इसको। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होता है वो ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। अब देखो, इसका एक ट्रिक है, इसको अगर तुम ऐसे याद रखोगे ना, सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम अप्रोच, तो ये ज़्यादा ईजी रहता है याद रखना। ठीक है, ये ईजी रहेगा। इसका एक और ट्रिक है, सारे वॉवेल एक तरफ हैं, चेक कर लो, राइट? वॉवेल एक तरफ है और वो एक तरफ है, कैसे याद हो जाएगा कि चलो सेपरेशन कैसे निकालते हैं। इसे, ये है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये कोएफिशिएंट का नाम है ई। ठीक है, इसके लिए हमेशा डेसिमल में रहती है। ठीक, और अगर ये दोनों बराबर होगा तो ये 1 होगा, तभी बराबर होंगे। ये दोनों बराबर होगा तो ये 1 होगा, वैसे ये डेसिमल में रहता है। मतलब देखो, ये चीज़, एक ये चीज़ शो करता है कि आप जितना जल्दी, जितना तेज टकराते हैं रियल लाइफ में, आप उतना तेज अलग नहीं होते। क्योंकि जब आप टकराते हैं तो आप जिस वेलोसिटी से टकरा रहे होते हैं, जिस काइनेटिक एनर्जी से टकरा रहे होते हैं, रियल लाइफ में थोड़ा सा लॉस हो जाता है वो काइनेटिक एनर्जी। तो जाते तो हैं, अलग तो होते हैं। इसीलिए इसका एक चीज़ और रियल लाइफ में है, बेटा पैचअप करना आसान है, ब्रेकअप मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे लोग जुड़ तो तेजी से जाते हैं, लेकिन अलग होने में बहुत समय लग जाता है। बहुत दर्द होता है दर्द। ठीक है समझ सकते हैं। बेटा, एकदम समझो समझो समझो, जितना समझोगे उतना काम आएगा। अब देखो, हर समझी हुई चीज काम नहीं आती, क्योंकि इंसान उसको अप्लाई नहीं कर पाता है। जब तक अप्लाई नहीं करोगे काम कैसे आएगा बेटा? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक बहुत बढ़िया टॉपिक जो समझने के बाद आप लोग रेडी रहेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स शुरू करने के लिए। ठीक है, टफेस्ट टॉपिक इन फिजिक्स, पीपल से, आई डोंट से, पीपल से टफेस्ट टॉपिक इन फिजिक्स।
लेकिन उसके पहले छोटा टॉपिक कवर करते हैं। देखिए, उस टॉपिक का नाम है इम्पल्स। सुना हुआ टॉपिक है? तो ये इम्पल्स देखते हैं, इम्पल्स क्या होता है। ठीक है, देखो, इम्पल्स का ये मतलब है, रियल लाइफ में जब कोई किसी को तमाचा मारता है ना तड़ाक से, तो वहां पर बहुत हैवी फोर्स बहुत कम टाइम के लिए गाल पर चिपका होता है, बहुत कम टाइम के लिए गाल पर चिपका होता है। ठीक, लड़के एक्सपीरियंस किए होंगे शायद। हाँ, हम किए हैं। हम ऐसा काम ही नहीं किया। अरे ऐसा काम ही नहीं किया, मम्मी पापा से पिटाई नहीं करा। जिसका दिमाग ही डर्टी होगा वो यही एग्जाम्पल सोचेगा ना। वैसे तो सभी लोग पिटाए होते हैं ना पेरेंट्स से अपने अपने। जो नहीं पिटाए हैं वो पिटाएंगे जरूर बेटा। पिटाए हो? बचपन पिटाए हो? पेरेंट्स से पिटाए हो? पेरेंट्स से पिटा है और किसी थप्पड़ वप्पड़ गाल पे पीठ पे हैं। पीछे एक दिन हमको स्कूल जाना था, लेट हो रहा था, और हम बैठ करके अपने रूम में कुछ कर रहे थे। मम्मी कहते हैं टाइम हो गया, जाओ चाबी लेके जाओ, जाओ चाबी लेके जाओ। हम कुछ कर रहे थे, पलटा खींच के मार दी हमको, वहीं से पलटा ही डायरेक्ट खींच के मार दी। बस मेरी दीदी चक्कू खींच के मार देती है, अरे बाप रे और बाप, सूल खींच के मार देती है। भाई मना करो। अरे कट गया था मेरा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार तो मम्मी हिंदी पढ़ा रही थी, वो उस दिन हम टीचर से बताना भूल गए। वो हिंदी पढ़ा रही थी और प्रॉब्लम ये था ना कि हम रहते थे उन्हीं के साथ, वो हमको 24 मिनट देखती थी करता क्या है। तो क्लास में आए, वो मारी, मतलब होमवर्क मेरा रेडी नहीं था, तो यहाँ पे कट गया उनके डंडे मारने से। उनके डंडे में कुछ निकला हुआ था, कट गया, बस यहाँ तो खून निकला। वो घबरा गई कि अरे क्या हो गया। उनका जो टीचर वाला था वो तुरंत निकल गया उनके दिमाग से, वो मम्मी बन गई अचानक से। चलो अब हम लोग देखते हैं इम्पल्स क्या होता है बेटा। इम्पल्स का सीन ये है कि बहुत बड़ा फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए आपके ऊपर एक्ट करता है या किसी के भी ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, ये होता है फोर्स इनटू टाइम, ये होता है इम्पल्स। एग्जांपल के तौर पे जब हम लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं तो रॉकेट लॉन्च में बहुत हैवी थ्रस्ट डेवलप हो रहा होता है बहुत थोड़े से टाइम में, जिंग ऐसे। जैसे जब आप किसी बलून में हवा भर के बलून को छोड़िए, बहुत कम टाइम में वो गेन कर लेता है। सिंपल सा तरीका है, जब सचिन तेंदुलकर बल्ले से बैट को मारता है, बल्ले से बॉल को मारता है, तो वो बॉल जो है और जो बैट का जो कांटेक्ट टाइम होता है इतना कम टाइम होता है, वही टाइम यहाँ पे है। अरे इमेजिन करो ना, किसी को तुम ऐसे ऐसे थप्पड़ मारो, कितना भी दबा दो वो मजा लेगा। और अगर तुम टाइम उतना ही फोर्स लगाओ लेकिन टाइम कम रखो, चट से लगेगा। यह इम्पल्स, यह इम्पल्स का मजा। मतलब आप किसी को अगर दुख देना चाहें तो टाइम कम कर दीजिए, और सुख देना चाहें टाइम बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो, अगर हम लोग इम्पल्स को निकालना चाहते हैं तो फोर्स को इंटीग्रेट कर देंगे, इम्पल्स निकल जाएगा। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है ना बेटा, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन का सिंबल है। डिफरेंशिएशन का सिंबल d/dt होता है। चलो, तो इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि कोई फोर्स है, वो किसी ऑब्जेक्ट पर 0.5 सेकेंड के लिए लगा, तो ऑब्जेक्ट पर कितना इम्पल्स लगा। सिंपल सा बात है, फोर्स उठाइए, टाइम उठाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इस पे जो IIT मेन में क्वेश्चन बनेगा, उस क्वेश्चन में क्या होगा, देखो एकेडमिक्स में तो इजी क्वेश्चन बनेंगे, व्हाट इज इम्पल्स, इतने क्वेश्चन बनेगा। हैवी फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, प्रोडक्ट विल बी इम्पल्स। अब यहां पर आप लोगों को ये निकालना है कि इसका मेन में, IIT मेन में कैसे क्वेश्चन बनेंगे। उसके लिए क्या बनेगा, F का इक्वेशन देगा T के टर्म में। ठीक, ऐसे देगा कि कोई फोर्स है जिसका वैल्यू है 2t+1। अब ये फोर्स T इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड से T इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड, इतने सेकेंड तक एक्ट हुआ है। ये फोर्स इतने सेकेंड से इतने सेकेंड तक एक्ट हुआ है किसी चीज पर, तो उस चीज का इंपल्स कितना है, मतलब कितना इंपल्स एक्ट हुआ है उसके ऊपर। तो इंपल्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखो ये सिंपल इंटीग्रेशन का होता है। इंटीग्रेट करो तुम इस टाइम से इस टाइम तक, 0.01 से 0.3 तक। अब उसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर दो 2t+1। अब इसको dt डाल दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो जाएगा 2t² + t। ठीक है, बस खटाखट वैल्यू पुट कर दो, 0.01, 0.3। इसको एक बार 0.3 पुट करना तो ये ऐसा दिखेगा, 0.3 का होल स्क्वायर, 2 कट जाएगा,
प्लस 0.3, ये एक ब्रैकेट में लिख दो, फिर माइनस करो, इसका पुट करो, माइनस करके इसका पुट करो, तो 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.01। इसको सॉल्व करना, जो आंसर आएगा वो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, मिस्टेक मत करना, आंसर गलत हो जाएगा। ये हो गया इम्पल्स। तो अब हम लोग रेडी हैं ये समझने के लिए कि रोटेशनल फिजिक्स क्या होता है, और इस क्लास के बाद आप लोगों को हम सेंटर ऑफ मास का टेबल दे देंगे रटने के लिए, ठीक है, वो रट लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, जहाँ पे डाउट आएगा पूछेंगे आप लोग।